नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज एक वायरल तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लहरें पैदा कर दी। एक तरफ बीजेपी में खुशी की लहर थी तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में चिंता की लहर। ये तस्वीर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। यूं तो दोनों की तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आई हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ रखा हो, ऐसी तस्वीर पहली बार आई। इन तस्वीरों के कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो आज खबरदार में हम इन्हीं तस्वीरों और उसमें छिपे संदेश को डिकोड करेंगे। आज ही संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की दिशा तय कर दी। केंद्र ने कृषि कानूनों पर अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद आज किसान नेताओं की पहली बैठक थी। इस बैठक से उम्मीद थी कि किसान पीएम मोदी के ऐलान पर विश्वास करेंगे, घर वापसी वाली अपील को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन हुआ एकदम उलट। किसान नई मांगों की चिट्ठी प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। तो आज खबरदार में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अरब सागर की लहरों पर उतरी एक भारतीय महाशक्ति की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी मिसाल आपको दिखाएंगे जिसने नौसेना की नई शक्ति दी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विशाखापट्टनम को शामिल किया। समुद्र में दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखने वाला यह स्वदेशी हथियार भारत की समुद्री सीमा को और ज्यादा सुरक्षित सक्षम बनाएगा। तो आज हम मेक इन इंडिया के शाहकार आईएनएस विशाखापट्टनम की मारक क्षमता का पूरा विश्लेषण भी आपके लिए करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अभी तक की सबसे धमाकेदार तस्वीर सामने आ गई। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री का हाथ मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर है। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाकेदार इसलिए है क्योंकि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है और तस्वीर में दिख रहे हाव भाव विरोधियों को करारा जवाब हैं। इस तस्वीर के द्वारा यह संदेश देने का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन और मार्गदर्शन दोनों हासिल है। तो जो लोग दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें उड़ा रहे थे, अटकलें लगा रहे थे, अब वो ये तस्वीर और इसके मायने को समझकर चुप हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दिन की यह तस्वीर याद है ना आपको? अपने सुपर कॉप्स से घिरे पीएम मोदी गाड़ी से चल रहे थे और उनके पीछे पैदल जा रहे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें जब आईं तब विपक्षी नेताओं ने इस पर खूब चुटकी ली थी। किसी ने इसे आने वाले चुनाव का नतीजा बताया था तो किसी ने इसे सीएम योगी का अपमान कहा था। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के विरोधियों ने इन तस्वीरों को कटाक्ष का अस्त्र बना लिया था। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों पर भारी पड़ गई ये लॉबी में एक साथ टहलते नेताओं की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर अपने सभी विद्रोहियों को ब्रह्मास्त्र की तरह चोट दे रही है। यूपी के राजभवन में पीएम मोदी और सीएम योगी की यह तस्वीर इस जोड़ी की ताकत को दिखाती है। पहली तस्वीर में सामने से आते पीएम मोदी अपने कुछ सुझाव सीएम योगी को बताते नजर आ रहे हैं। उनका दायां हाथ सीएम योगी के कंधे पर है। दूसरी तस्वीर लौटते समय की है। इस बार भी टहलते हुए पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ को कुछ बता रहे हैं जिसे योगी आदित्यनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इस बार पीएम मोदी का बायां हाथ सीएम योगी के कंधे पर है। ये तस्वीर बता रही है कि पीएम मोदी किसी बड़े भाई की तरह सीएम योगी को कुछ समझा रहे हैं। कंधे पर रखा हाथ बताता है कि दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की कोई गफलत या मनमुटाव नहीं है। इस तस्वीर को सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी है। ये कविता कुछ इस तरह है। हम निकले हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने यह तस्वीर और कविता ट्वीट कर चुनावों को लेकर अपनी सोच को पेश किया है।
और ये तस्वीर चंद मिनटों में उनके ट्विटर हैंडल से वायरल भी हो गई। सीएम योगी इस तस्वीर के जरिए विरोधियों को जो संदेश देना चाहते थे वो पहुंचा भी। विपक्षी नेताओं ने अपने अपने तरीके से इसका जवाब दिया। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश और लखनऊ के प्रधानमंत्री दौरे के बाद उन्होंने जब समाजवादी काम देखा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि देखो अब तुमसे ना हो पाएगा, आएंगे तो अखिलेश ही। आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है योगी जी? ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने कर दी है उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। बेरोजगारी उच्चतम दर पर है, किसानों की समस्याएं उच्चतम दर पर है, थार की मार से किसान मारा जा रहा है, महिलाओं का अपमान उच्चतम दर पर है, महिलाओं के प्रति अपराध उच्चतम दर पर है। तो जनता क्या फैसला लेगी? निकालने का ही फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्ट की गई योगी की इन तस्वीरों के कई चुनावी मायने हैं। योगी ने जो लिखा है वो भी सियासी संकेत दे रहा है। दोनों नेताओं के बीच गुफ्तगू भी सियासी नजर आ रही है। विपक्षी नेताओं को इसी से परेशानी हुई है। हालांकि यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार ने इन तस्वीरों में चिंता की लकीरें देखी। फोटो देख ली होगी आपने, क्या समझा रहे हैं? उनका माथा देख रहे हैं, चिंताओं की लकीर दिख रही है, मायूसी दिख रही है आपको। यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है और जिस तरह की चिंताएं उनके चेहरे पर, उनकी मायूसी उनके चेहरे पर, जो अस्पष्टता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, सवाल बिल्कुल साफ है कि जितने वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे किसानों के आय दोगुने, नौजवानों को रोजगार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं सरकार। और उनके चेहरे की चिंताएं, चेहरे की मायूसी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस चुनाव को अपने हाथ से खो चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच चुनावी रणनीतिक चर्चा इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं। वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हाल ही में वो झांसी भी गए थे, जहां तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियार सौंपे थे। उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पीएम मोदी सुल्तानपुर गए थे, जहां उन्होंने यूपी की विपक्षी पार्टियों को घेरा था। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। मतलब यह है कि यूपी में पीएम मोदी की बढ़ती मौजूदगी यूपी के विपक्षी नेताओं के लिए चिंता बढ़ा रही है और इस तस्वीर के आने के बाद ये और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों योगी जी को उनकी हैसियत बताने में लगे। पहले उन्होंने सड़क पे पैदल कर दिया। पिछले इतने वर्ष जितनी मेरी उम्र है, मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह अकेला खड़े नहीं। और आज मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है कि प्रधानमंत्री का हाथ कंधे पे और सामने बता रहे हैं कि ये दरवाजा है, निकल लीजिए बाहर, आपके बस का नहीं है। पर जो यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव हैं, उन्होंने तो ट्वीट करा है कि प्रचंड जीत की ओर बढ़ते कदम। अगर किसी मुख्यमंत्री को अपने प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध होने की सफाई के तौर पर कोई फोटो खुद रिलीज करना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी और मुख्यमंत्री का हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अच्छे संबंध होते हैं, वहां सफाई नहीं दी जाती। सफाई तभी दी जाती है जब देश को, प्रदेश को और आपके खुद के मन को संदेह होता है। पीएम मोदी और योगी की इस तस्वीर को बीजेपी नेता खूब भुना रहे हैं। दरअसल यूपी में डबल इंजन वाली सरकार यानी योगी और मोदी की शक्ति वाली सरकार का नारा दिया जाता है
और यही संदेश इस तस्वीर के जरिए बीजेपी के नेता जनता तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में हैं और लखनऊ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें विरोधी पार्टियों के नेताओं का सर क्यों दर्द कर रहा है? मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहेगा, क्या हमारे इन विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ खड़ा होगा? इसलिए यह ओछी हरकत विपक्ष करना बंद कर दे और मोदी जी और योगी जी की जो हिट जोड़ी है वो सारी विपक्षी पार्टियों को काम तमाम करने के लिए पर्याप्त है। यूपी की 403 विधानसभा सीटें सीएम योगी के लिए और 80 लोकसभा सीटें बीजेपी केंद्रीय रणनीतिकारों के लिए अहम हैं। इन्हीं सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सारी कवायद चल रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसानों ने लखनऊ महापंचायत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिख दिया है। अपने पत्र में किसानों ने प्रधानमंत्री से एमएसपी गारंटी कानून की मांग की है। किसानों ने विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग कर दी। देखिए क्या क्या लिखा है। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग 6 मांगे की हैं। इस खुले पत्र में विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक ड्राफ्ट वापस लेने की मांग की है। किसानों ने प्रदूषण मामले में किसानों को सजा नहीं मिले। किसानों ने यह भी कहा है प्रदूषण पराली जलाने पर उनको सजा न देने का जो प्रावधान है वो हटा दिया जाए। किसानों के विरुद्ध सारे केस वापस लिए जाएं जो 1 साल से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। केंद्रीय मंत्री अजय शाह को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार भी किया जाए। 700 मृत किसानों के परिवार वालों को मुआवजा सरकार दे, ये 6ठा पॉइंट है। तो 6 मांगे किसानों ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिख दिया है और कहा है कि इस पत्र पर जो हमने 6 मांगे रखी हैं, जो 6 हम बिंदुओं के द्वारा अपनी मांग आपके सामने रख रहे हैं, ये वो पत्र है जो खुला पत्र लिखा है। इस पत्र को सार्वजनिक कर दिया है। किसान मोर्चा ने पत्रकारों को दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 6 मांगे रख दी हैं किसानों ने। इस वक्त की बड़ी खबर ये, और अब से कुछ देर पहले ही ये पत्र जारी किया गया। तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताकर जो आंदोलन शुरू हुआ उसको खत्म करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांगते हुए की थी। उन्होंने किसानों की मांगे भी मान ली, तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए और ये अपील भी की कि किसान अब ये धरना प्रदर्शन छोड़कर शांतिपूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने पहले से तय अपनी रैलियों प्रदर्शनों की योजनाओं को जारी रखने का निर्णय किया है। इसके अलावा मांगों की एक और लंबी लिस्ट जारी कर दी है, एक पत्र के द्वारा केंद्र सरकार तक पहुंचाया। मतलब यह हुआ कि तीनों कृषि कानूनों को समाप्त करने के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन कानून वापसी के बाद भी फिलहाल खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। और अब से कुछ देर पहले एक खुला पत्र जारी कर 6 मांगे किसानों ने और प्रधानमंत्री के सामने रख दी। किसानों की इस बैठक का इंतजार सरकार भी कर रही थी, लेकिन जिस संदेश की उम्मीद थी वो नहीं मिला। हाल ही में पीएम मोदी ने उन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन शुरू हुए थे। उन्होंने घर वापसी की भी अपील की थी। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। उम्मीद तो ये थी कि इस अपील और फैसले का असर होगा, लेकिन किसानों पर क्या असर हुआ वो सुनिए। एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही
रहेगा। मतलब ये है कि जिन कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं को घेरे हुए हैं, जिन कृषि कानूनों के विरोध में कई आंदोलनकारियों के गुस्से की झलक 26 जनवरी पर नजर आई थी, उन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी आम लोगों की परेशानियां फिलहाल खत्म नहीं होंगी। 22 नवंबर यानी लखनऊ में किसानों की रैली होगी। 26 नवंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। 28 तारीख को महापंचायत भी होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली भी की जाएगी। मतलब ये है कि किसान फिलहाल अपनी असली मांग के माने जाने के बावजूद अपने घर नहीं लौटेंगे। हमारी मीटिंग हुई है, उसमें हमने तय किया है कि साल होने के ऊपर 26 तारीख को बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा के पूरे क्षेत्रों के से यहाँ पर किसानों को बुलावा भेजा जाएगा और उनके साथ जो लगते प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उन सभी साथियों से अनुरोध किया जाएगा कि वो हमारे साथ आकर मिलकर यहाँ पर भीड़ बढ़ाने का काम करें। और 29 नवंबर का जो आगे का प्रोग्राम है वो बड़ा इसके हम तय कर चुका है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। सबसे अहम मुद्दा है कि 670 के लगभग किसान हमारे यहाँ शहीद हो चुके हैं, उनको उनका हक दिलवाना है, उनका पुनर्निवास के लिए बात करनी है। और सबसे अहम बात है कि बहुत से नौजवानों के ऊपर इन्होंने झूठी धाराएं लेकर केस किए हैं, तो उनका जो निपटारा है उसके लिए हम बात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और हर सारा देश एकजुट है और आंदोलन अभी चलता रहे। ठीक है। वैसे अभी तक शिकायत ये भी थी कि सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है, काले कानून कहे जाने वाले 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। लेकिन अब जब ये वापस लिए जा चुके हैं तो भी ये प्रदर्शन थमने के आसार नहीं है। अब तो अपनी मांगों की नई लिस्ट के साथ प्रधानमंत्री को खुली चिट्ठी लिखने की तैयारी हो रही है। आज एसकेएम के मीटिंग में ये भी तय हुआ कि इसके अलावा पहले दिन से किसानों ने जो मांगे की है उनमें से कई मांग आज तक भी उनका समाधान प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया अपने भाषण में। उसमें सबसे बुनियादी सवाल है एमएसपी का गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून बनाने का सवाल है। उसके ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं है और ये पूरे देश का सवाल है, क्योंकि आज 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की कर्जे की वजह से, क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा। तो ये एक सवाल है। बिजली बिल वापस लेने का सवाल है। आज ये जो हजारों हमारे किसानों के ऊपर गलत केसेस हुए हैं, पुलिस केसेस, इनको वापस लेने का सवाल है। तो ऐसे शहीदों को मुआवजा देने का सवाल है। ये सब केसेस अभी भी जारी है। तो इन सवालों पे आज निर्णय ये हुआ, एसकेएम की तरफ से प्रधानमंत्री जी को एक ओपन खत दिया जाएगा, वो प्रेस को भी शेयर किया जाएगा और इन मामलों के ऊपर चर्चा आपको करनी होगी संयुक्त किसान मोर्चा से, ये इनको अनुरोध किया जाएगा। नई मांगों की फहरिस्त में क्या क्या है ये हम आपको बताते हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार को किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिरकार क्या फैसला किया गया है। किसानों की एक मांग ये भी है कि जो फैसला लिया जाए वो एक कमेटी के जरिए ही लिया जाए। इसके अलावा किसानों की मांग ये भी है कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए। इसके अलावा सीड बिल को भी वापस लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पॉल्यूशन बिल भी वापस लिए जाए। साथ ही उन आंदोलनकारी किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी। इसके अलावा एक मांग ये भी है कि आंदोलनकारी किसानों पर लगाए गए मुकदमे भी वापस लिए जाए। 3 कानून के अलावा जो एमएसपी और पराली पोल्यूशन के ऊपर था, बिजली शोध बिल था और डीजल का 50% करना का है, जो किसान शहीद हुए हैं उनका जो केसेस हैं उनकी बात करिए। इसकी तरह की खुली चिट्ठी प्रेस के थ्रू, मीडिया थ्रू जाएगी। वो प्रधानमंत्री को जो मांगे हमारी रहती हैं उनको पूरा करने के लिए, और जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, जो बोला है उसमें लीगलाइज करने के लिए कुछ जैसा तरीका भी बरता जा सकता है वो सरकार अपनी तरफ से साफ करे। किसान आंदोलनकारियों को शक है कि जो कहा गया है वो शायद आंदोलन को टालने के लिए कहा गया है, इसलिए वो कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना चाहते हैं। क्या आप कह रहे हो कि चिट्ठी का अगर कैसा जवाब आए, कैसा रिएक्शन आए, उस पे डिसाइड होगा कि 29 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो जाएगा या नहीं? तमाम बातें कंसिडर होंगी, उस पे तमाम चीजें उस पे निर्भर कर सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं। किसानों की चिट्ठी के सवाल पर कैबिनेट की बैठक से निकला जवाब ये तय करेगा कि किसान आंदोलन का रुख क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले लखनऊ में होने वाले किसान रैली की तैयारी हो रही है और राकेश टिकैत लखनऊ जा रहे हैं।
जिस तरीके से पिछले काफी वक्त से लगातार इस आंदोलन को लेकर के आप सरकार के खिलाफ तमाम तरीके की पंचायत कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे, क्या अब सरकार बैकफुट पर आई है? अब इसके आगे भी इस आंदोलन को लेकर सरकार जितनी मानने उतनी हम मान लेंगे। अब सरकार भाई आंख दिखाओगी तो भाई हम भी आंख दिखाओगे। अब सरकार आई है, एक बातचीत के मूड में सरकार है, वह ये तो बातचीत कर मामलों को निपटाते चलो। लखनऊ की पंचायत के अंदर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? अजय टैनी वाला एक बड़ा इशू वहाँ पर रहेगा और एमएसपी को, पूरी जो पंचायत है वो समर्पित एमएसपी को है। किसानों का रुख अभी भी आंदोलनरत रहने वाला है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों को बीजेपी सरकार पर वार करने का मौका मिला है। ओवैसी कह रहे हैं कि वाकई पीएम को ऑर्डिनेंस लाकर कानून को खत्म करना चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। तो कांग्रेस के सांसद पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा। बात सही है, अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाही, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं, तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को, तीनों कानूनों को वापस ले लें। ये भी मांगनी बनती थी, मगर क्या प्रधानमंत्री जी जो 750 किसान अपनी जान गवा बैठे, जो 4 किसानों को गाड़ी तले रौंद के रख दिया, और वो भी इनका जो होम मिनिस्टर है वो अभी भी अपनी गाड़ी और अपनी झंडी वाली गाड़ी में बैठा मजे ले रहा, क्या उसको बर्खास्त करेंगे? पीएम मोदी के संबोधन में की गई अपील, माफी सहित कानून वापसी का कदम भी किसानों को पिघला नहीं पाया। अब नई मांगों की लिस्ट के साथ तकरार की नई किश्त सरकार को मिलने वाली है। दिल्ली से श्रेया, आशुतोष शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक। और अब हमारे पास हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ाने वाली एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर हमारे देश के दुश्मनों के चेहरे उतर जाएंगे। आज समुद्र में भारत की शक्ति और बढ़ गई क्योंकि आज भारतीय नौसेना में डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम कमीशन किया गया। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर हुए समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। सबसे विशेष बात यह है कि ये वॉरशिप मेक इन इंडिया मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक से बनाया गया। आज आपको INS विशाखापट्टनम की खूबियों को विस्तार से समझना चाहिए ताकि देश के दुश्मनों को यह कहा जा सके कि आज हमारे पास समुद्र का सबसे शक्तिशाली हथियार INS विशाखापट्टनम है। इस वॉरशिप की विशेषता यह है कि इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल तरह की स्टील की धातु से बनाई गई है जिसे लो ऑब्जर्वेशन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के कारण दुश्मनों के रडार इस वॉरशिप को ट्रेस नहीं कर सकते। INS विशाखापट्टनम 75% स्वदेशी तकनीक से बनी है। इसकी लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, यानी एक विशालकाय वॉरशिप है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यह वॉरशिप 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र में चलता है। अगर इसकी स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो इसकी रेंज बढ़कर 4000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 7400 किलोमीटर हो सकती है। तो दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर जहाजों और समुद्र की गहराई में तैरती सबमरीन्स पर इसका निशाना अचूक होता है। आज भारत की शक्ति बढ़ाने वाले INS विशाखापट्टनम पर हमने एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है जिसे चीन और पाकिस्तान को जरूर देखना चाहिए और कांपना चाहिए। ये समंदर का वो शहंशाह है जो दुश्मन की जल समाधि बना सकता है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक ये पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे मजबूत जवाब है। ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत
दुनिया के सबसे दमदार वॉरशिप में से एक है। नाम है डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम। आज भारतीय नौसेना को उसका पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल ही गया। INS विशाखापट्टनम एक ऐसा वॉरशिप है जिसकी खूबियां सुनकर देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। स्वदेशी तकनीक से तैयार इस डिस्ट्रॉयर में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लगी हुई हैं। यानी ये वॉरशिप दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है और पलक झपकते ही उसे तबाह कर सकता है। इस वॉरशिप में समंदर से हवा में वार करने वाली मिसाइलें और समंदर से समंदर पर वार करने वाली मिसाइलें दोनों ही लगी हुई हैं। INS विशाखापट्टनम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे आधुनिक जहाज माना जा रहा है, जहां पर इस पूरे जहाज में अलग अलग तरीके की मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बाकी गन्स के साथ साथ सबसे आधुनिक रडार भी लगा हुआ है, जिसके चलते दुश्मन इस शिप को पकड़ने में नाकाम हो सकते हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इस वॉरशिप में मिसाइल और रडार सिस्टम की मदद से और फाइटर प्लेन से लेकर सबमरीन तक सब पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस वॉरशिप में 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जिससे 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाज को भी तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा INS विशाखापट्टनम में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, INS विशाखापट्टनम पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मेरोला तोप और 4 AK-603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या फाइटर प्लेन पर अचूक वार कर सकती है। ये जहाज आज के दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जहाज है, जिसके अंदर सबसे पोटेंट और प्रूवन मशीनरी फिट हुआ है। मशीनरी के नज़रिए से देखा जाए तो ये जहाज़ 7,400 टन लगभग है और इस 7,400 टन के जहाज़ को लगभग 32 नॉट्स यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रोपेल करना इस जहाज़ की काबिलियत है। उसके अलावा जहाज़ के अंदर 4.5 मेगावाट के लगभग पावर जनरेट हो सकती है। इसके अलावा जहाज़ के अंदर 180 टन के 6 AC प्लांट हैं जो पूरे जहाज़ को ठंडा रख सकते हैं। जहाज़ के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड या जो इम्प्रूवमेंट है वो है जहाज़ का इंटीग्रेटेड मशीनरी, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS जिसे कहा जाता है, जिसके द्वारा जहाज़ की सारी मशीनरी, चाहे वो प्रोपल्शन हो, पावर जनरेशन, ऑक्सिलरी या डैमेज कंट्रोल मशीनरी, सब हम एक स्क्रीन से मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। INS विशाखापट्टनम दुश्मन की बर्बादी का एक कंप्लीट पैकेज है। फिर चाहे दुश्मन फाइटर प्लेन से, आसमान से या सबमरीन के जरिए समंदर की गहराई से हमला करे, वो INS विशाखापट्टनम के अचूक निशाने से बच नहीं पाएगा। इस वॉरशिप में 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर मौजूद दुश्मन इस वॉरशिप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW स्वीट और कवच चैफ सिस्टम लगा है, ताकि दुश्मन के हमलों को चकमा दिया जा सके।
विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 10 रॉकेट लॉन्चर की स्पेस एक मशीन में दी हुई है, दूसरे मशीन में 10 रॉकेट लॉन्चर की जो जगह है वो दी हुई है। सबसे खतरनाक जो हिस्सा है इस पूरे शिप का विशाखापट्टनम का वो यही है। विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें TACS यानी टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जिससे जहाज पर किसी भी तरह का रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले से बचा जा सकता है। इसके अलावा वॉरशिप में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकते। इस वॉरशिप की एक खासियत ये भी है कि इस वॉरशिप में बैटल डैमेज कंट्रोल भी लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा वॉरशिप काम करना बंद नहीं करेगा। तो इस जहाज़ की खासियत यह है कि हल फॉर्म और में जनरली ये सिमिलर है 15 अल्फ़ा के साथ, लेकिन काफ़ी इसमें जो भारत का लोकल कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट है, वो है दैट इज़ ओवर 75%। ये एक टाइम टेस्टेड गन है। ये 15 किलोमीटर तक इसका गोला दागा जा सकता है और ये प्रिसिशन के साथ इसका गोला ऑर्डिनेंस टारगेट पे हिट करता है। इसकी कैपेबिलिटी है और ये स्टैंडर्ड फिट है हमारे जहाज़ पे। INS विशाखापट्टनम की खूबियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसकी एक और खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है जिसको लॉ ऑब्जर्वेशन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक की वजह से INS विशाखापट्टनम दुश्मनों के रडार से बच सकता है और युद्ध की स्थिति में इस वॉरशिप पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी ले जाए जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कुल मिलाकर आज INS और अब हम आपको देशभक्ति से जुड़ी एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपके मन में संवेदना, सीने में शौर्य की भावनाओं का संचार होगा। आज शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल भारतीय सेना में ऑफिसर बन गई। नायब दीपक नैनवाल 2018 में कुलगाम हमले में शहीद हो गए थे और तभी उनकी पत्नी ज्योति ने सेना में जाकर राष्ट्र सेवा करने का निर्णय लिया था। अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी से ऊपर देश सेवा करने के निर्णय पर आज हर देशवासी को गर्व है। आज चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद ज्योति भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई। पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट ज्योति के 2 बच्चे भी, ये मासूम बच्चे शामिल हुए जिन्होंने सेना जैसी वर्दी पहन रखी थी। इन तस्वीरों को देखकर आज हमारे देश के लोग यानी कि आप और हम भावुक होंगे, लेकिन इस तस्वीर ने यह संदेश भी दिया कि जब मन में राष्ट्र भक्ति की भावना होती है, हर दुख, हर तकलीफ को हम हरा सकते हैं। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए देश के नए सैनिकों की शपथ है। ये तिरंगे की आन बान और शान को सलामत रखने की कसम है। ये अपने शहीद पति को सच्ची श्रद्धांजलि देने की तस्वीर है। ये है शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल, जो अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। मैं
सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना है, और गिव अप ना करो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, ट्रेनिंग बहुत ईजी हो जाती है। और ये हैं सर मेरे जिनके कर्नल MP सर, ये इनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ज्योति नैनवाल ने अपने पति की शहादत पर यह वादा किया था कि वो अपने पति की तरह देश की सेवा करेंगी, और आज उनका वादा सच हो गया। देहरादून की रहने वाली ज्योति नैनवाल ने 2018 में अपने पति नायक दीपक नैनवाल को खोया था। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दीपक नैनवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और कई दिनों तक जिंदगी मौत की जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये वो वक्त था जब पूरे नैनवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बाद भी ज्योति नैनवाल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने हमसफर का सपना पूरा करने की जिद ठान ली थी। उत्तर प्रदेश 2022 के मिशन पर बाराबंकी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से CAA और NRC का राग छेड़ दिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ओवैसी ने कहा कि किसी धर्म की बुनियाद पर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ओवैसी ने कहा CAA NRC कानून गलत है और अगर यह कानून खत्म नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी शाहीन बाग हम बना देंगे। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अब से कुछ ही देर में आप देखिए श्वेत पत्र श्वेता सिंह के साथ।